दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं बिहार जुडिशरी के 2016 में आए हुए क्वेश्चन पीटी के और उसके सारे आंसर। अब हम देखते हैं 2013 में आए हुए पीटी के क्वेश्चंस और उसके सारे आंसर। पहले हम जनरल नॉलेज के देखेंगे, फिर हम लॉ का देखेंगे। जनरल नॉलेज का 100 क्वेश्चन आता है, लॉ का 150 क्वेश्चन आता है। दोनों को 2 घंटे में ईच 2 घंटे में सोल्व करना होता है। तो जनरल नॉलेज के 100 क्वेश्चन आता है, जिसमें हिस्ट्री से 35 क्वेश्चन, साइंस से 30 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 17 क्वेश्चन और करेंट अफेयर से 18 क्वेश्चन आते हैं। और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री से 22 क्वेश्चन, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आता, इंडियन हिस्ट्री ओनली। और मेडाइवल हिस्ट्री से 9 क्वेश्चन, एशियंट हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आता है। मेडाइवल हिस्ट्री 800 से 1600 सेंचुरी के बीच माना जाता है। जब बाबर इंडिया में आया, मुगल शासन से जब शुरुआत हुआ, तब से मॉडर्न हिस्ट्री माना जाता है। तो मेडाइवल हिस्ट्री इंड होता है विद द स्टार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर इन 1526। 1526 में क्या हुआ था, तो बाबर ने ये पानीपत का युद्ध जीत करके और मुगल वंश की स्थापना की। और उसने 1526 में पंखा चला बाबर के घर में। 1526 में पानीपत का युद्ध जीता, 1527 में चला चंदेरी का युद्ध जीता, और पंखा चला बाबर के घर में, घर से घग्गर। और 1528 में घग्गर का युद्ध जीता, और 1529 में मई में से मर गया, उसकी डेथ हो गई बाबर की। तो चलिए अब देखते हैं बिहार जुडिशरी सर्विस एग्जाम 2013 में आए हुए जनरल नॉलेज के 100 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इन 1946 देयर वाज ए म्यूटनी ऑफ इंडियन नेवल रेटिंग इन, कहाँ हुआ था, तो मुंबई में। ठीक है, मुंबई में इंडियन नेवी के बीच, जो रॉयल इंडियन नेवी था, है ना, उसमें म्यूटनी हुआ था। कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। और उसके एक साल बाद 1947 में 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हो गया था। उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, अभी हिस्ट्री से आ रहा है क्वेश्चन। तो 2 है, विच कमीशन रिकमेंडेड द फेमिन कोड फॉर इंडिया। देखिए, एक क्वेश्चन 2016 में भी आया था, 2017 में भी आ रहा है कि किस कमीशन ने मीन्स रिकमेंड किया फेमिन कोड फॉर इंडिया। मीन्स फेमिन कोड क्या होता है, अकाल का कोड। जैसे अकाल पड़ा तो लाखों लोग मर जाते थे, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं रहता था, तो उनको खाना दिया जाएगा, भोजन दिया जाएगा। तो अथॉरिटी क्या रहेगी, तो कोड बना दिया, कोई भी गवर्नमेंट रहे, कोई भी सरकार रहे, इनको खाना दे रहे, कोई भी गवर्नर रहे, कोई भी वाइसराय रहे, कोई भी गवर्नर जनरल रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इनको भोजन दिया जाएगा, इनको मरने नहीं दिया जाएगा। तो फेमिन कोड इंडिया में किस कमीशन ने रिकमेंड किया, तो स्ट्रेची कमीशन ने रिकमेंड किया कि फेमिन कोड इंडिया में लाया जाए। उसके बाद विच प्रपोजल वाज मेड इन द अगस्त ऑफर इन ऑफ 1940। 1940 में क्या प्रपोजल बनाया गया था अगस्त ऑफर में, तो डोमिनियन स्टेटस। मीन्स इंडिया को आज़ाद तो नहीं किया जाएगा, इंडिया को हम डोमिनियन स्टेटस देते हैं। मतलब इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर रहेगा, लेकिन इसको आज़ादी हुआ कि अपना गवर्नमेंट बनाए, अपना प्रधानमंत्री चुने, अपना कैबिनेट चुने, अपना टैक्स कलेक्ट करे, अपना अपना बजट तैयार करे और उसको इम्प्लीमेंट करे। लेकिन यह संभव नहीं था। तो गांधी जी शुरू में तो डोमिनियन स्टेटस की मांग की है, लेकिन उसमें ज़्यादा स्वायत्तता, ज़्यादा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन बाय इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पीपल मांग किए थे, लेकिन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माना नहीं। तो उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मांग किया 2 साल बाद मात्र। 1940 में डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया गया, बोले कैसे ऐसे मुझे चाहिए, बोले इतना नहीं, थोड़ा मिलेगा यार, बाकी गवर्नर जनरल का मर्जी चलेगा, वाइसराय का मर्जी चलेगा। तो उस 1942 में कहा कि अच्छा ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट, तुम भारत से निकलो, ये नारा दिया। उसके बाद बोला डू और डाई। इसका मतलब क्या होता है, बोला कि भाई
वो उस समय लगभग 35 करोड़ भारतीय थे, भारत की आबादी थी 35 करोड़। तो बोला 35 करोड़ जनता तुम सुन लो, तुमको भारत को आज़ाद करना पड़ेगा, ब्रिटिश को यहाँ से जाने को मजबूर करना पड़ेगा, और नहीं तो इसी अटेम्प्ट में तुम्हें अपनी जान दे देनी पड़ेगी, जान का कुर्बानी कर दो कि ठीक है तुम नहीं जाओगे तो जो होगा करेंगे, हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। तो भारत से इंडिया से ब्रिटिश लोग चले जाएंगे। तो इसको बोलते हैं डू और डाई। इसका पूरे देश में समर्थन हुआ। इवन कि नेहरू जी भी उस समय जर्मनी में थे, और जर्मनी के जो हिटलर था उससे मिलने वाले थे, मिले भी थे। तो उसको उस समय समर्थन किया, रेडियो में उससे जर्मनी से ही समर्थन में अपना स्पीच दिए। कौन? सुभाष चंद्र बोस ने। आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज प्रपोजल मेड इन अगस्त ऑफ 1940। तो डोमिनियन स्टेटस देने के लिए बोला गया, लेकिन उसमें ज़्यादा पावर भारतीयों को नहीं दिया गया था, इसलिए गांधी जी ने मना कर दिया। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, और इसमें डू और डाई का नारा भी दिया। चौथा चलिए, हु हैड मेड इंग्लिश लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन। लो तेरी। तो इसने किया था लॉर्ड मैक्यूले ने। लॉर्ड मैक्यूले ने क्या, आईपीसी लिखा। क्या लिखा? आईपीसी लिखा, इंडियन पिनल कोड 1860। और 1938 में लॉर्ड मैक्यूले ने क्या किया कि बोला इंग्लिश को क्या बनाया जाए, मीडियम ऑफ एजुकेशन। अब बना भी दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, आप समझ सकते हैं दोस्तों। और अभी तक है, अभी तक इंग्लिश चल रहा है। तो इसका कुछ फ़ायदा भी है। हम इंटरनेशनल लेवल पर कहीं जाते हैं, इंटरनेशनल कोई बुक है तो उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर कहीं जाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम हम लैंग्वेज के आधार पर फेस नहीं करते हैं, और अच्छा से आराम से सेटल हो जाते हैं। उसके बाद है, तो लॉर्ड मैक्यूले 1938 में क्या बोला था कि बना दिया था इंग्लिश को मीडियम ऑफ एजुकेशन। ठीक है। उसके बाद 1946 में एडी ही होगा, अब बोलते हैं सीई, कॉमन एरा। द इंटरिम गवर्नमेंट वाज हेडेड बाय, इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया किसके द्वारा? भारतीयों के द्वारा, है ना। और वही इंटरिम गवर्नमेंट बाद में फिर परमानेंट गवर्नमेंट हो जाएगी, उसमें अपना चेंज जो होना होगा वो होगा। जो मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन रहेगा फाइनली बाकी बाद में डिसाइड होगा। अभी इंटरिम गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर कौन रहेगा, मिनिस्टर कौन रहेगा, वो आपस में ही डिसाइड करेगी पार्टी, फिर इलेक्शन में के आधार पर होगा। तो हु हैड कहता है कि 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट वाज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। हेडेड बाय मतलब उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। तो क्या जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस ने बोला था? नहीं, कांग्रेस के किसी भी स्टेट के प्रेसिडेंट या स्टेट के पार्लियामेंट्री बोर्ड की कमेटी ने रिकमेंड नहीं किया था। सभी ने रिकमेंड किया था, एक दो के छोड़ करके गांधी जी को, बाकी ने कृपलानी को और किसी ने दूसरे नेता को रिकमेंड किया, और महात्मा जवाहरलाल नेहरू को किसी ने भी रिकमेंड नहीं किया था। तो वो कैसे बन गए? तो वो इनसे रिक्वेस्ट किए लौहपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल से, महात्मा गांधी जी, कि तुम नेहरू के पक्ष में अपना पोस्ट छोड़ दो प्रधानमंत्री का, सीधे से एक पर्ची थमाया उसको। ये बोले ठीक है। नेहरू के पक्ष में अपना विड्रॉ कर लिए कैंडिडेट, नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन गए। ठीक है। और नेहरू बाद में होम मिनिस्टर बने। तो 1946 एडी में इंटरिम गवर्नमेंट वाज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। और लियाकत अली फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने। पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर बने लियाकत अली। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री बने। लॉर्ड माउंटबेटन पहले आज़ाद भारत के और गुलाम भारत के दोनों के गवर्नर जनरल बने। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल बने जेबी कृपलानी। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं कि व्हाट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन एसोसिएशन टू इंक्रीज नेशनल स्पिरिट देयर बाय प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज एस्टेब्लिश्ड
by Indian Association to increase national spirit, thereby playing an important role, है ना, किसमें, भारतीयता की भावना को जगाने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किया गया, ठीक है। और इंडियन एसोसिएशन है ना, उसमें इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया गया। फिर है आगे कि राजा राम मोहन राय वाज द एडिटर ऑफ संवाद कौमुदी। राजा राम मोहन राय एडिटर थे किस पत्रिका के? तो संवाद कौमुदी के क्या थे? एडिटर थे। एडिटर मतलब संपादक थे। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि सत्य शोधक समाज वाज फाउंडेड बाय, सत्य शोधक समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल अकॉर्डिंग टू विच एक्ट देयर वाज परमानेंट अरेस्ट विदाउट फेयर ट्रायल। तो ये था रॉलेट एक्ट के द्वारा। रॉलेट एक्ट में क्या कहा गया कि नो वकील, नो दलील, नो अपील, सीधा 2 साल के लिए जेल में। यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी के ऊपर शक होता था कि यह बंदा जो है आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है, या यह आतंकवादी है, या आतंकवादी से इसको साठगांठ है, तो बोला नो वकील, कोई वकील आपके नहीं करने के लिए ऑथराइज हो। नो दलील, कोई भी आप कुछ भी बोलोगे नहीं मुंह से अपने फेवर में। और नो अपील, कोई हायर कोर्ट में अपील भी नहीं करोगे। और 2 साल पहले आप सरो जेल में, सड़ जाओ प्याज और सड़े हुए आलू की तरह, उसके बाद मुंह खोलना। उसके बाद आप वकील भी रख सकते हो, अपना दलील भी दे सकते हो, हायर कोर्ट में अपील भी कर सकते हो। उससे पहले नो वकील, नो दलील, नो अपील, सीधा सड़े हुए प्याज की तरह 2 साल के लिए अंदर। सिर्फ इस शक के आधार पर, इस डाउट के आधार पर कि आप आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हो, बस। इसको बोलते हैं, इतना खतरनाक एक्ट को क्या बोलते हैं? रॉलेट एक्ट, ठीक है। उसके बाद कहता है हु हैड लेड द संथाल रिवोल्ट। तो सिद्धू और कान्हू ने संथाल रिवोल्ट को क्या किया था? अगुवाई किया था। सिद्धू और कान्हू ने, ठीक है। उसके बाद संथाल का सबसे बड़ा लीडर कौन थे? तो बिरसा मुंडा। संथाल का भगवान किसको माना जाता है ट्राइबल कम्युनिटी में? तो बिरसा मुंडा। संथाल कहाँ है? तो मैक्सिमम झारखंड में और उसके आसपास के एरिया में। उसके बाद नेक्स्ट लिए क्वेश्चन कि द ऑथर हु डिस्क्राइब द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। तो वी.डी. सावरकर ने, देखो 2016 में एक क्वेश्चन आया, 2017 में कोई उसके बाद 2013 में भी आ गया। मतलब 2013 में आया, 2014 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, 2015 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, 2016 में आया, उसमें भी आ गया। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हम रिपीट देख लिए क्या कि द ऑथर हु डिस्क्राइब द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। तो कौन फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोले इसको? वी.डी. सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं लीडर ऑफ द होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट क्या होता है कि खुद का शासन, है ना, होम रूल मूवमेंट। बोरो द टर्म होम रूल, है ना, मतलब सेल्फ गवर्नेंस फ्रॉम ए सिमिलर मूवमेंट इन आयरलैंड। आयरलैंड में भी क्या चला था? होम रूल मूवमेंट चला था। सॉरी, होम रूल मूवमेंट कहाँ चला था? तो आयरलैंड में भी चला था। उससे ये चुराया गया वर्ड है होम रूल मूवमेंट। तो बोरो द टर्म होम रूल फ्रॉम द सिमिलर मूवमेंट फ्रॉम आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड किससे अलग होना चाहता था? ब्रिटेन से। क्या अलग हुआ? अभी भी अलग है, टुकड़ा बना हुआ है। जिस तरह से हमसे थोड़ा सा जम्मू कश्मीर ले लिया है ना, किसने? पाकिस्तान ने। हमने मानता अभी तक नहीं दिया, लेकिन वहाँ तो मानता भी दिया है, और वो पूरे द्वीप नहीं लिया, द्वीप का कुछ पोर्शन लिया है। आप देख सकते हो मैप में बहुत अच्छी तरह से। आयरलैंड अलग है, कंट्री यहीं अलग है,
ब्रिटेन इतना शक्तिशाली देश है जिसका कि पूरा वर्ल्ड में शासन था। बोलते थे इंग्लैंड में कभी भी सूर्यास्त होता नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं दिन रहेगा तो कहीं रात रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिन होना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द लीडर ऑफ द होम रूल मूवमेंट, ये हो गया। उसके बाद हाँ, होम रूल मूवमेंट का टर्म जो है कहाँ से चुराया गया? तो आयरलैंड से। द रविन्द्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड बिकॉज ऑफ जलियांवाला बाग मैस्करे के विरोध में नाइटहुड का उपाधि दिया था ब्रिटेन ने रविन्द्रनाथ टैगोर को। हाँ, तो उसको इन्होंने वापस दे दिया कि लो भाई ये अवार्ड जो है ना, मान लो अभी का भारत रत्न मान लो, ये लोग वापस दे देता हूँ, मैं नहीं चाहिए, क्योंकि आपने निहत्थे निर्दोष औरत, बूढ़ी, बच्चे और जेंट्स लोग जो भी थे, जो शांतिपूर्ण पर्व मनाने के लिए, बैसाखी पर्व मनाने के लिए बैठे थे धूप में, उन पर आप गोलियां चला दिए हो और हजारों लोग घायल हुए और सैकड़ों लोग उस गोलियां मारे गए। एक ही गेट था, उस गेट पे लाइन में खड़ा होकर के मिलिट्री से जनरल डायर ने गोली चला दिया। और ख़ास बात यह है कि जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो भी, उसका भी नाम था डायर। तो गवर्नर डायर ने जनरल डायर को ऑर्डर दिया कि गोली चला दो, और उसका तुरंत प्रमोशन भी दे दिया। किसका? तो उसको दे दिया, ब्रिगेडियर का प्रमोशन भी दे दिया, ऑनररी ब्रिगेडियर बना दिया गया था उसको तुरंत। क्या सब्सटेंटिव नहीं, एक्टिंग ब्रिगेडियर, फिर सब्सटेंटिव बना दिया। लेकिन उसको कमीशन ने बोला कि नहीं, इसको बर्खास्त किया जाए, और उसको बर्खास्त कर दिया गया। इंग्लैंड में गया तो उसको लोग चंदा इकट्ठा करके पैसे दिया, बहुत सम्मान दिया गया, सोच सकते हैं आप, जो कि इंडिया के देश से निकाला दिया गया उसको। उसके बाद नेक्स्ट दे सकते हैं कि क्वेश्चन 14, हु आर द फाउंडर ऑफ अनुशील समिति इन बंगाल? तो प्रमथा मित्रा। अनुशील समिति क्या था? एक बोलते हैं कि अंडरग्राउंड संगठन था, अंग्रेज बोलते थे इसको आतंकवादी संगठन था। तो इसका स्थापना किए प्रमथा मित्रा ने। कहता है क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो वो थे अनी बेसेंट। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो वो थे सरोजिनी नायडू। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? 1901 में लिखा गया इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? तो आर.सी. दत्ता। 17 नंबर क्वेश्चन है, हु हैड प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सेशन? तो लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस यूनियन, जिसका कि मीटिंग बहुत बड़ा मजदूरों का मीटिंग था, संगठन था, हुआ था मुंबई में, जिसको बेचारा लाला लाजपत राय ने क्या किया था? प्रिसाइड ओवर किया था, इसका चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, ऑर्गेनाइज किए थे। और उनको लाठीचार्ज 1929 में लाहौर रेलवे स्टेशन पे किया गया था। साइमन कमीशन का विरोध किए थे कि साइमन गो बैक, जो तुम चले जाओ, इसमें कोई भारतीय नहीं है, तुम इंडियन हो, तुम हमारे यहाँ शासन व्यवस्था अच्छा चल रहा बुरा चल रहा, इसका तुम रिपोर्टिंग ब्रिटिश को दोगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट को दोगे, तो गलत ही दोगे कि अच्छा चला, अच्छा यहाँ कुछ नहीं चला, इसलिए तुम चले जाओ, या तो इसमें भारतीयों को शामिल करो। तो बोला कि हु इज़ दैट मैन? बोला कि उसको पीटो, उसको लाठी से मारो और मारो और मारो। इतने लाठी से मारे, वो हिंसक बने गांधी जी के कहने पर कि मैं अपना हाथ तक नहीं उठाऊंगा, और उनको सर पे भी बहुत लाठी से मारा गया। उनका बेचारे का मतलब कुछ महीने हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद डेथ ही हो गया। सोच सकते हैं आप। ये है लाला लाजपत राय। तो हु प्रेसिडेड ओवर द फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सेशन इन मुंबई? तो लाला लाजपत राय।
है ना। और गरम दल के नेता कौन कौन हैं? लाल, बाल और पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, और अरविंदो घोष भी थे जो कि बाद में सन्यासी बन गए और वह कहाँ रहने लग गए? पौंडीचेरी में। आज भी उनका आश्रम है, मैं गया हूँ, देखा हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत शांतिपूर्ण है, समुद्र के किनारे है। वहाँ फ्रांसीसी कॉलोनी है, कोई और नहीं रह सकता, फ्रांस के लोग ही वहाँ बस सकते हैं। और टाइलिंग भी किया हुआ, मजबूत वाला टाइल, बड़े बड़े पत्थर के पूरा इलाका में किया हुआ है ना। और फुटपाथ पगडंडी रोड बहुत अच्छा सुंदर बनाया गया है, लीडिंग टू द सी शोर। आप वहाँ जाइए, घूमिए, मज़ा आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता? तो राजा राम मोहन राय। हु वाज द फाउंडर ऑफ हिंदू कॉलेज कलकत्ता में बनाया गया, उसकी स्थापना किसने की है? तो राजा राम मोहन राय ने। हु डिड महात्मा गांधी फर्स्ट यूज हिज प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह? तो चंपारण में। खेरा में उसने पहली भूख हड़ताल की है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक अहमदाबाद में हुआ। खेरा क्या है? अहमदाबाद के पास में ही है खेरा। तो पहले चंपारण में 1917 में किए, फिर खेरा में किए भूख हड़ताल। पहला भूख हड़ताल खेरा में हुआ, पहला सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, लेकिन भूख हड़ताल नहीं की। 1917 में बिहार चंपारण में हुआ। फिर तीसरा उनका आंदोलन जो हुआ वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ। रौलेट एक्ट तो आप जान ही रहे हैं। रौलेट एक्ट क्या है? तो नो वकील, नो दलील, नो अपील, मतलब कोर्ट से तेरे को कोई मतलब ही नहीं है, सीधा 2 साल के लिए अंदर तुम आतंकवादी हो। इसको क्या बोलते हैं? रौलट एक्ट। इससे कोई दुनिया में खतरनाक एक्ट था क्या, है क्या, रहेगा क्या? तो नहीं। जम्मू कश्मीर में भी आजकल इतना आतंकवादी है, अब तो समाप्त हो गया, इंडियन टेरिटरी बन गया तो, लेकिन वहाँ भी रौलट एक्ट के समान कोई एक्ट नहीं लाया गया था। समझ सकते हैं आप ब्रिटिश गवर्नमेंट कितना खतरनाक थी। चलिए उसके बाद देखिए आप कि हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियाज फर्स्ट कॉटन क्लॉथ मिल? तो कवासाजी नानाजी दाभर कवासाजी नानाजी दाभर उनका नाम था, जो इंडियन कॉटन मिल की स्थापना किए थे। ठीक है। हु वाज द फेमस पेंटर इन द कोर्ट ऑफ अकबर? तो क्या था उनका नाम? अब्दुर समद। अब्दुर समद, अब्दुर समुद्र नहीं, अब्दुर समद। अब्दुर समद जो फेमस पेंटर थे, सबसे बढ़िया पेंटर थे इन द कोर्ट ऑफ अकबर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंडेड बाय, स्थापना किसने किया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का? तो सर विलियम जोन्स ने किया। द फेमस फर्गूसन कॉलेज ऑफ पुणे, अभी भी फर्गूसन कॉलेज है, आप देखे होंगे, यहाँ पर मैं तो देखा हूँ, बहुत बड़ा कॉलेज है। तो फर्गूसन कॉलेज जो है ये बगल में ही है। तो फर्गूसन कॉलेज है जो उसका पुणे में जो है, स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में। मतलब कांग्रेस 1885 में बना, तो साथ में फर्गूसन कॉलेज भी 1885 में बन गया। तो किसने स्थापना किया? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने फर्गूसन कॉलेज की स्थापना किया था। हु स्टार्टेड द जनरल बहिष्कृत भारत? तो बहिष्कृत भारत जनरल की स्थापना किया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। हु स्टार्टेड द जनरल बहिष्कृत भारत? तो बहिष्कृत भारत की स्थापना किया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। हु स्टार्टेड द जनरल बहिष्कृत भारत? तो बहिष्कृत भारत की स्थापना किया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। ऐसे भी याद रखते हैं कि बहिष्कृत समाज कौन थे? तो वो डोम समाज से थे, हरिजन थे। तो वो बहिष्कृत उनको मानता था, उनको नौकरी में नहीं दिया जाता था, उनके साथ पानी नहीं देते थे, वो ये अफसर थे नौकरी में, बड़ौदा के राजा के ऑफिस में। इनको पानी नहीं, इनको चपरासी नहीं मानता था, इनको झाड़ू नहीं देता था, चपरासी इनको गाली दे देता कि तेरे को मैं पानी नहीं दूंगा, चाहे मेरी नौकरी ही क्यों न चला जाए। सोच सकते हैं आप दोस्तों। तो बहिष्कृत भारत, और बहिष्कृत कोई भी वर्ड आता है आंख बंद करके,
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर पर टिक मार दीजिए आप। उसके बाद द बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी, द वर्ड धर्मचक्र प्रवर्तन इंडिकेट्स द फर्स्ट सरमन बाय बुद्धा। कहता बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी है धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है कि पहला ज्ञान, फर्स्ट उपदेश बुद्ध ने दे दिया था, उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। प्रथम उपदेश बाय गौतम बुद्धा को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। कहाँ दिए थे? सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? बनारस में। किसको दिए थे? तो वही 5 शिष्यों को, जो कि इनको पहले छोड़ के चला गया था कि आपके चक्कर में मैं नहीं रहूँगा, कभी यहाँ भटकाते हो वहाँ भटकाते हो, एक जगह रहते नहीं हो, सत्य की खोजे, अरे सत्य है क्या? एक जगह आश्रम बना के रहो। छोड़ के चला गया, बोले कोई बात नहीं, जाओ एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। लास्ट में वो बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में उनको ज्ञान के प्राप्त हुआ। फिर इनके शिष्य, 5 शिष्य सारनाथ में मिले, उनको प्रथम उपदेश दिए ज्ञान का, डिवाइन नॉलेज का, दिव्य ज्ञान दिए इनको। उसके बाद देखिए आगे कहता है कि कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स डज नॉट बिलोंग टू द मौर्यन पीरियड। द सारनाथ लायन कैपिटल, ये मौर्यन पीरियड का नहीं था। धौली एलिफेंट मौर्यन पीरियड का था। मौर्य वंश के सबसे महाराजा अशोक था। उसका फादर बिंबिसार फर्स्ट राजा ऑफ इंडिया आप बोल सकते हैं। उसका पुत्र अजातशत्रु, उसको गले काट के बना था। उसका पुत्र उदयन, जो पटना का स्थापना किया था, एशियंट पटना का। लेकिन वहाँ ये नहीं पढ़ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मौर्यन स्कल्पचर है ना, कौन नहीं बिलोंग करता था? तो सारनाथ लायन कैपिटल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर डज नॉट बिलोंग टू द मौर्यन पीरियड? तो सारनाथ लायन कैपिटल। धौला एलिफेंट बिलोंग करता था। स्टैंडिंग बुद्धा फ्रॉम मथुरा, मतलब मौर्यन पीरियड का है वो। रामपुरवा बुल सांड, वो मौर्यन पीरियड का बनाया हुआ है। तो मौर्यन पीरियड का सबसे बड़ा राजा कौन था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका गुरु चाणक्य, जो वर्ल्ड गुरु कह सकते हैं। वर्ल्ड में आप ऐसा आदमी नहीं देखे होंगे। चाणक्य नीति पढ़िए, सारे ज्ञान आपको मिल जाएंगे। भगवत गीता पढ़िए, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सारनाथ है ना, और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार, बिंदुसार के बेटा अशोक, अशोक के बेटा फिर नालायक और विनाश हो गया। जो भी नालायक रहेगा तो उसका राज का विनाश होना निश्चित है। सीधी सी बात इसमें पूछता है कि डोम जो है ना, टॉम्ब बनाता था, एक पिलर ऐसे बना दिया और वो बस वैसे ही रहेगा। उस पर अशोक स्तंभ वगैरह लगाया तो लगाया, नहीं तो ठीक है वैसे रहेगा। तो इसको बोलते थे डोम या टॉम्ब या पिलर एक। तो ये सिस्टम स्क्विंच सिस्टम बोलते थे ऑफ आर्किटेक्ट, जिसमें कि डोम बनाया जाता था। तो फर्स्ट टाइम किस राजा ने बनवाया? तो इल्तुतमिश बनाया। इल्तुतमिश गुलाम वंश का था। इल्तुतमिश के पहला मतलब गुलाम वंश के पहले राजा थे कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का पहला राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी राजधानी था दिल्ली में। 1909 में मतलब वो रहा, और 1911 में उसका राजा जब मर गया, 1900 नहीं, ये होगा 1600 भी नहीं, ये हुआ 900। जब उसका राजा मर गया तो वह बन गया यहाँ का, कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का राजा बन गया था 911 ईस्वी में। शायद ऐसा मैं ध्यान है, फिर भी एक बार चेक करके मैं बता दूंगा आपको दोबारा। उसके बाद कहते समुद्रगुप्त, जो काला अशोक के वंशज था।
विक्टोरियस आर मेंशन्ड इन विच रिकॉर्ड, तो इसको इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। समुद्रगुप्त के सारे युद्ध जीते, और समुद्रगुप्त के समय भारत इतना बड़ा था जितना बड़ा कभी रहा नहीं, कभी है नहीं, कभी नहीं होगा। तो इसलिए समुद्रगुप्त को कहते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। अरे बाप रे बाप, नेपोलियन बोनापार्ट क्या था? वो भी एक ऐसे ही आक्रमणकारी था, पूरा यूरोप जीत लिया था। तो वो भी इंडिया का भी एक ऐसे ही था ये समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त नाम भी है, समुद्र की तरह टेरिटरी जीत लिया था, कभी हारा ही नहीं। इंडिया को इतना बड़ा टेरिटरी बना दिया जितना बड़ा कभी नहीं रहा, न है न होगा। इसलिए समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में सब बात लिखी हुई है। उसके बाद उसके मतलब विजय की कहानी लिखा हुआ है इलाहाबाद में, ठीक है, मतलब पत्थर में लिखा हुआ, इनग्रेव करके इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। हु वाज द ऑथर ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम, तो कालिदास ने क्या किताब लिखा? अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास ने क्या किताब लिखा? अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। मेघदूत किसने लिखा? तो कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा? तो कालिदास, ठीक है। 30 में चलो। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज समन्ड बाय, तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज समन्ड बाय अशोका। फर्स्ट अजातशत्रु, कहाँ? राजगीर में, राजगीर का राजधानी। अजातशत्रु का पिता बिंबिसार, इंडिया का फर्स्ट किंग। 16 जनपद में एक जनपद राजगीर था, उसका फर्स्ट किंग था, सबसे बड़ा किंग ऑफ इंडिया, फर्स्ट किंग, जिसका ऑर्गेनाइज सेना, जिसका ऑर्गेनाइज संगठन, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका मिनिस्टर, जिसका कोर्ट, जिसका राजा परमानेंट, जिसका आर्म, जिसका हथियार, तो पहला किंग था। कौन? 500 बीसी लगभग पहले, 400 से 500 बीसी पहले गौतम बुद्ध के समकालीन थे। गौतम बुद्ध से ये बड़ा थे बिंबिसार। अजातशत्रु एज में गौतम बुद्ध के बराबर ही था। तो कहता है कि पहला बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु ने करवाया। दूसरा किसने करवाया? दूसरा काला अशोक ने कराया। कहाँ? वैशाली, दोनों बिहार में हो गया। तीसरा अशोक ने कराया, मतलब गोरा अशोक बोल सकते हैं आप। कहाँ? पटना में, पाटलिपुत्र में। तीनों बिहार में ही हो गया। क्या? बुद्धिस्ट काउंसिल, है ना, बुद्ध भगवान के स्मृति में, और जो उनका संगठन में बनाया जाता था, मीटिंग होता था, वो बुद्धिस्ट काउंसिल बोलते थे। उसके बाद वो या उसको और क्या बोलते थे? उसको बोलते थे बुद्धिस्ट काउंसिल ही बोलते थे। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, तो क से कनिष्क और क से कश्मीर, ठीक है। तो कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क राजा ने बुलाया था, ठीक है। तो थर्ड के पूछा तो थर्ड भाई अशोक कराया पाटलिपुत्र ने। कनिष्क चौथा कराया था, कहाँ? कुंडलवन नामक जगह में, कश्मीर में है। कैसे कश्मीर, कैसे कुंडलवन, कैसे कनिष्क राजा ने कराया था, ठीक है। सॉरी। उसके बाद है कि ड्यूरिंग द संगम एज द महाभारत इन तमिल वाज कंपोज्ड बाय पेरुंदेवनार। संगम एज में महाभारत तमिलनाडु में महाभारत का ट्रांसलेशन, तमिल में महाभारत का ट्रांसलेशन किसने किया? सीधी सी बात, तो पेरुंदेवनार ने किया। दिल्ली सल्तनत वाज एस्टेब्लिश्ड ए मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाज मोहम्मद तुगलक। दिल्ली सल्तनत का एक राजा था जिसमें कि मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का एक मिनिस्ट्री बनाया था, तो मोहम्मद तुगलक ने बनाया था। विजयनगर एम्पायर हु वाज मेड द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ टू तेलुगु एंड संस्कृत लिटरेचर वाज कृष्णदेवराय, ठीक है ना, कृष्णदेवराय द्वितीय। ये जो भी है, ये कहाँ था? कर्नाटक में था, बॉर्डरिंग आंध्र प्रदेश, राजधानी हम्पी, कवरिंग एरिया मैक्सिमम एरिया कवर्ड इन कर्नाटक, कुछ एरिया आंध्र प्रदेश को भी कवर करता था। कहाँ था अवस्थित? डेक्कन प्लेटियम में। सभी को जीत पाया
इसको विजयनगर को मुगल जीत नहीं पाए और ये इंडिपेंडेंट हिंदू राजा बने रहे, सोच सकते हैं आप। उसके बाद चलिए चौथा, यहिया सरहिंदी, यहिया सरहिंदी द ऑथर ऑफ तारीख मुबारक शाही lived during the period of Sayyidus Satnamis who rebelled in the time of औरंगजेब। सतनामी ने विद्रोह कर दिया औरंगजेब के समय, एंड ऑक्युपाइड द टाउन ऑफ नरमौल वेयर फॉलोअर्स ऑफ दादू। ठीक है। दंडकारण्य रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल थ्रू समर साइक्लोन। दंडकारण्य कहाँ है? तो अभी बोलो छत्तीसगढ़ जो है ना, वो दंडकारण्य, अभी भी दंतेवाड़ा है। दंडकारण्य से दंतेवाड़ा, और दंतकारण्य से दंडकारण्य, दी से दंतेवाड़ा। और राम के समय भी इसका चर्चा है, रामायण में भी दंडकारण्य का। तो वहाँ पर क्या होता है, गर्मी साइक्लोन के कारण समर में ही गर्मी में बारिश होता है। कहता है नेशनल हाईवे 7 इज द सेकंड लार्जेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। नेशनल हाईवे 44 कवर्स द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, है ना। NHDP and it is officially listed as running over 3745 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। नेशनल हाईवे 44। चलिए आगे देखते हैं। अ स्मॉल रील्स और क्लेफ्ट रॉन फाउंड इन लोअर गंगा डेल्टा आर कॉल्ड खदेरा। छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं गंगा डेल्टा में, जो कि वेस्ट बंगाल में है, और थोड़ा सा बांग्लादेश में ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा है, तो उसको बोलते हैं खदेरा। विच रिवर इज कॉल्ड द होप ऑफ गुजरात। तो नर्मदा को होप ऑफ गुजरात बोलते हैं। गुजरात के नर्मदा के कारण काफ़ी फर्टाइल लैंड पाए जाते हैं, कहाँ? गुजरात में। विच इज़ द ओल्डेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। तो चंबल को बोलते हैं ओल्डेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। विच इज़ द ओल्डेस्ट ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। तो चंबल है जो ओल्डेज रिवर में है, जो ओल्डेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल रिफाइनरीज ऑफ इंडिया हैज द मैक्सिमम कैपेसिटी। तो कोयली जो है, जो बड़ौदरा में पाया जाता है, बड़ोदरा गुजरात में पाया जाता है, वह सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला ऑयल रिफाइनरी है। ऑयल रिफाइनरी का तो क्रूड ऑयल आप निकाले ज़मीन से, उससे साफ़ किए डीजल मिला, उसको साफ़ करते रहे पेट्रोल मिला, उसको साफ़ किए केरोसिन मिला। तो जो साफ़ करते हैं उसको क्या कहलाता है कंपनी, उसको कहते हैं ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री। तो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा कहाँ है, तो कोयली में है, जिसका कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, जो बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। और कहाँ कहाँ है, तो ट्रम्बे मुंबई में भी है, बरौनी बिहार में भी है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा बड़ोदरा में है, कोयली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया दैट पासेज थ्रू जबलपुर। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया दैट पासेज थ्रू जबलपुर। तो नेशनल हाईवे 7 है, जो मुगल सराय से जबलपुर के रास्ते कन्याकुमारी तक नेशनल हाईवे जाता है। तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया है, ठीक है। अभी नेशनल नंबर हाईवे नंबर 7 है, ठीक, क्योंकि जो 44 था कन्याकुमारी श्रीनगर से कन्याकुमारी आता था, उसको अब कई भागों में बांट दिया गया। तो उसका सबसे बड़ा टुकड़ा जो है वो 7 है, जो कि मुगल सराय से कन्याकुमारी तक जाता है वाया जबलपुर। तो अभी नेशनल हाईवे इंडिया का सबसे बड़ा 44 नहीं रह करके 7 हो गया। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ कावेरी रिवर। तो 8200 किलोमीटर कावेरी रिवर का लेंथ है, 8200 किलोमीटर। अमरकंटक सोर्स प्लेस ऑफ सोन नर्मदा महानदी रिवर इज सिचुएटेड एट।
मैकाला रेंज पे स्थित है। अमरकंटक जो है मैकाला जो कि जबलपुर में पड़ता है रेंज पहाड़ पर स्थित है, वहाँ से यह बर्फ द्वारा पानी बन के निकलता है। और जो कि अमरकंटक सोर्स किसका है, तो सोन नदी अमरकंटक से निकलता है, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलता है, महानदी अमरकंटक से निकलता है। तो 3 नदियाँ हुआ, SNM या MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, अमरकंटक से तीनों रिवर निकलती है जो कि जबलपुर में है। और उस पहाड़ का नाम, रेंज का नाम है मैकाला रेंज, और एक चोटी का नाम है अमरकंटक। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पासेज, तो ये छत्तीसगढ़ बिलासपुर से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पास करता है ना। 5:30 बजता है ना, जो कि 5.5 घंटा ग्रीनविच मीन टाइम जो इंग्लैंड से होकर गुजरता है उससे 5.5 घंटा आगे है। वहाँ 12 बजेगा तो यहाँ 5:30 बजेगा। तो कहता है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पास है, तो बिलासपुर से, ठीक है। और यूपी से, तो यूपी के इलाहाबाद से, इलाहाबाद में भी नैनी है जगह का नाम, वहाँ से गुजरता है। ऑफ विच रिवर, ऑन विच रिवर भाखड़ा डैम इज सिचुएटेड, तो सतलज नदी पे भाखड़ा डैम है। किस नदी पे कौन सा डैम है याद कर लीजिएगा, आता है दोस्तों क्वेश्चन। ये कैसे पता चलता है, तो PVRS क्वेश्चन के एनालिसिस से पता चलता है। एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल इज, तो कोसी प्लेन का एवरेज हाइट जो है, और किसी का हाइट सी लेवल से मापते हैं तो 30 मीटर है, 30 मीटर ऊपर है कोसी का प्लेन, ठीक है। थ्रू विच स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, गुजरता है, तो बिहार से गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो मित्र पर गमछा झाड़, मी से मिजोरम से गुजरता है, त से त्रिपुरा से गुजरता है, प से पश्चिम बंगाल से गुजरता है, र से राजस्थान से गुजरता है, मित्र पर गमछा झाड़, ग से गुजरात से गुजरता है, म से मध्य प्रदेश से गुजरता है, छ से छत्तीसगढ़ से गुजरता है, झ से झारखंड से गुजरता है। तो कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेट से गुजरता है। तो इसमें मी से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो किस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, तो मेघालय है जो कि 8 में नहीं है, उत्तर प्रदेश 8 में नहीं है, उसके बाद बिहार है, मित्र पर गमछा झाड़, थ्रू विच स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पाचेज, तो बिहार, मित्र पर गमछा झाड़, झाड़ से झारखंड, और ओ से उड़ीसा। तो 2013 में आया हुआ है। तो ये अभी क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि बिहार में अभी नहीं है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि जब झारखंड बिहार में था तो माना जाएगा, लेकिन अभी बिहार में नहीं है, तो ये झारखंड आंसर होगा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक मतलब ऑप्शन में पहले से ही था, लेकिन 2013 से पहले ही बन गया ना, तो अभी झारखंड ही ऑप्शन सही होगा। मतलब मित्र पर गमछा झाड़ 8 स्टेट में से कोई आए, मिजोरम आए, त्रिपुरा आए, पश्चिम बंगाल आए, राजस्थान आए, गुजरात आए, मध्य प्रदेश आए, छत्तीसगढ़ आए, झारखंड आए, ये 8 में से कोई आएगा तो वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। निमोनिक किसका है, मित्र पर गमछा झाड़। इसलिए बोलते हैं दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखिए, हम अच्छे अच्छे निमोनिक अच्छे अच्छे चीज़ बताते रहेंगे, सीक्रेट चीज़ जो कि है। उसके बाद देखिए दोस्तों, थ्रू विच स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास है, जो तो हो गया। इन विच स्टेट लमडिंग इज सिचुएटेड, तो असम में है। नेशनल हाईवे 44 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी, कश्मीर टू कन्याकुमारी, जो कि अब नहीं रहा, अब रहा नेशनल हाईवे 7 जो कि
मुगल सराय से कन्याकुमारी तक भाया जबलपुर गुजरता है और 44 को कई भागों में बांट दिया गया है। विच स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस मैक्सिमम मैरीन इरोजन? तो केरला। विच स्टेट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस मैक्सिमम मैरीन इरोजन? तो केरला में सबसे ज़्यादा क्या होता है? मैरीन इरोजन होता है। विच इज़ द ग्लेशियर लेक फॉर इंडिया? विच इज़ द ग्लेशियर लेक ऑफ इंडिया? तो यह है सियाचिन लेक। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन में लेक है जो ग्लेशियर से बर्फ पिघल करके लेक बना है। हु इज़ द नोन एज फादर ऑफ इंटरनेशनल ग्रीन रेवोल्यूशन? तो ये है नॉर्मन बोरलॉन्ग। और इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक एम.एस. स्वामीनाथन। विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड अर्थ डे? तो 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च? हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च? तो यह है डॉक्टर एस अयप्पा, डॉक्टर एस अयप्पन। द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ नास्कॉम इज? सोम मित्तल। मतलब करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं, जो कि अब करेंट अफेयर उस समय का अभी करेंट अफेयर तो इंटायर चेंज होगा, तो अब इनवैलिड है, लेकिन फिर भी देख देते हैं ताकि पैटर्न का आपको पता चल सके। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ यूरोजोन? तो यूरोप या यूरोजोन में, यूरोपियन यूनियन में 19 कंट्री हैं। अब ब्रिटिश अभी बाहर निकल गया तो बच गया 18। ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन है, बाहर निकल गया तो बच गया 18। हु एमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वोन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर द ईयर 2012? तो वो है 2012 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज कौन जीते? तो मो यान। हु एमंग द फॉलोइंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल पारा ओलंपिक कमेटी? तो वो थे 2000 फिलिप क्रेवेन, है ना, पारा ओलंपिक का प्रेसिडेंट उस समय 2013 में। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वाज कॉल्ड द रोलिंग प्लान? तो वो है 6th ईयर 5 प्लान को बोलते थे रोलिंग प्लान। 16th नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट समिट वाज हेल्ड एट? तो वह था तेहरान। 16वां नॉन अलाइड मूवमेंट समिट वाज हेल्ड एट तेहरान। लायनिंग इज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ चाइना? लायनिंग जो है फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है चाइना का। हु एमंग द फॉलोइंग इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द निर्मल भारत यात्रा? तो विद्या बालन है, स्वच्छ भारत यात्रा के ब्रांड एम्बेसडर। हु इज द करेंट हेड ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो क्रिस्टीन लिगार्डे थे हेड ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज हैज़ बीन करेंटली लॉन्च्ड बाय द इंडियन रेलवे टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ 16,500 ट्रेन्स ऑन रियल टाइम बेसिस ऑन गूगल मैप? तो रेल रडार नामक क्या सर्विसेज या ऐप दिए गए थे। कैलिफोर्निया बेस्ड फर्म एप्पल हैज़ लॉस्ट ए केस अगेंस्ट मोबाइल maker HTC in the UK over the same technology. HTC belongs to ताइवान से था, जो कि एप्पल हार गया था केस। हु वोन वोमेंस सिंगल फैमिली सर्किल कप 2013? तो यह है सेरेना विलियम। इसको ज़रूर देखें दोस्तों, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए आगे कि हु वोन द 12th एशियन बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप इन इंदौर? तो यह है रुपेश शाह। द चेयरमैन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी ऑन घर GAAR जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल इज? तो यह है पार्थ सारथी सोम।
आम आदमी बीमा योजना इज एन इंश्योरेंस स्कीम फॉर रूरल लैंडलेस हाउसहोल्ड इंट्रोड्यूस्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट एक बुक का नाम है, उसका राइटर कौन है, तो अनिक कोजियन। बुक का नाम क्या है, दांस ले हारेम दी कदाफी। दांस ले हारेम दी कदाफी, किसने लिखा है किताब, तो अनिक कोजियन। वेयर वुड यू फाइंड द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो न्यूयॉर्क में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये गलत है। फर्मेंटेशन प्रोसेस अकर, फर्मेंटेशन में किसी चीज़ को सड़ना, विघटित होना, एलिमेंट में वापस जाना। पेड़ पौधे बन गए, सेब बन गए, पत्ते बन गए, अब वो सड़ कर वापस मिट्टी भी तो बनेगा, सड़ेगा, जो जो एलिमेंट से बना है वो एलिमेंट में वापस होगा। क्योंकि डॉक्ट्रिन क्या है, डॉक्ट्रिन है कि ए मास कैन नॉट नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनीथिंग नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, ओनली ट्रांसफॉर्मेशन इसका हो सकता है। आदमी मर नहीं सकता, तो मर तो जाता है, नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका। ठीक है, कोई चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, होता तो है, जल गया कपड़े, जल गए घर, नहीं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, रूप चेंज हो गया। लेकिन कोई चीज़ वर्ल्ड में डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकता। इसको बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डॉक्ट्रिन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, कन्वर्ट हो सकता है कोई चीज़, विनाश उसका नहीं हो सकता है। कोई भी चीज़ का वर्ल्ड में विनाश बोला हो ही नहीं सकता। आपको आश्चर्य लगता होगा, लेकिन इस पर आप ज़्यादा नहीं, कम से कम 30 सेकंड तो दीजिए सोचने के लिए कि क्या कोई चीज़ नष्ट हो सकता है, तो नष्ट होगा तो दोबारा कहाँ से बन जाता है। इसलिए कोई चीज़ नष्ट नहीं हो सकता है। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनीथिंग। आप बोल सकते हैं मास हो, एनर्जी हो, मूवमेंट हो, मोमेंटम हो, कुछ भी हो, उसका विनाश नहीं हो सकता। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, यस, हमारे हाथ में खाना पड़ता है फर्मेंटेशन से। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर्स इन फर्मेंटेशन प्रोसेस, यस, विघटित होता है, टूटता है, इसलिए बोलता है बायोडिग्रेडेबल एक जगह रखो। वाई नॉन डिग्रेडेबल, तो वाई नॉन डिग्रेडेबल कुछ हो ही नहीं सकता। बोले कि वो शीशा है, बोले 25 साल में सड़ेगा, 200 साल में सड़ेगा, तो उसको ज़्यादा लेट करेगा ना, उसको बोलो वाई नॉन डिग्रेडेबल। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस, यस, करेक्ट है। तो मान लो शीशा, उसको तुरंत साना है तो उसको पीस दो, एकदम पाउडर बना दो, उसको छीट दो, कीड़े खा के पोटी करेंगे, मिट्टी बन जाएगा। शीशा सड़ा, हाँ, जल्दी सड़ाने का एक तरीका हुआ। लेकिन कोई भी चीज़ बायोडिग्रेडेबल नहीं है। लेकिन प्लास्टिक है, शीशा ऐसे ही छोड़ दो वातावरण में तो वो ज़्यादा समय लेंगे सड़ने में। अब 72 चलिए, क्वेश्चन 72। फ्रॉम द विजिबल लाइट क्लोरोफिल कैन ऑब्जर्व विच कलर कम्बिनेशन मैक्सिमम, तो रेड और ऑरेंज को RBG, रेड ब्लू और ग्रीन को मिला देंगे तो वाइट हो जाएगा। तो रेड और ऑरेंज को क्लोरोफिल ऑब्जर्व करता है मैक्सिमम। फ्रॉम द विजिबल लाइट क्लोरोफिल कैन ऑब्जर्व विच कलर कम्बिनेशन मैक्सिमम, तो रेड और ऑरेंज को, है ना। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट लेता है, ऑक्सीजन लेता है, और उसमें वेपर रहता है, वाटर वेपर, उसको लेता है और स्टार्च बनाता है, भोजन बनाता है, और वो जाइलम द्वारा जड़ तक भी पहुंचाता है, खुद ही नहीं खाता, जड़ तक भी पहुंचाता है। इसलिए दोस्तों, कोई भी खाना पीना हो तो अपने दोस्त में, जो अच्छे दोस्त हैं उनको, अपने परिवार में मिल बांट कर खाना चाहिए, सबको दो खाने के लिए, अकेला स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग
एन ओमनीवोरस एनिमल। ओमनीवोरस तो चूहा है, वेज भी खाता है नॉन वेज खाता है। टाइगर है, खाली वेज का घास नहीं खाता है। रैबिट है, सिर्फ घास खाएगा, नॉन वेज नहीं खाएगा। डियर है, सिर्फ घास खाएगा। हिरन घास खाएगा, मांस नहीं खाता है। लेकिन चूहा है ओमनीवोरस, कुत्ता है ओमनीवोरस, बिल्ली है ओमनीवोरस, आदमी है ओमनीवोरस। नॉन वेज चिकन भी खा लेगा, मछली भी खा लेगा, और रोटी भी खाएगा, पनीर भी खाएगा। उसके बाद है दोस्तों, डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व्ड बाय वॉल ऑफ इलियम। जो आंत में इलियम होता है उससे डाइजेस्टेड फूड ऑब्जर्व होता है, और वो ब्लड के प्रत्येक सेल में जाता है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज, रेलवे नहीं है, हवाई पट्टी नहीं है, नदी है, रिवर सिस्टम है हमारे बॉडी में। क्या है, ब्लड से सर्कुलेट होकर के खाना नाव द्वारा प्रत्येक सेल को जाता है, और उनके एक्सक्रीटा वेस्ट मटेरियल भी नाव द्वारा आता है लीवर में, और मूत्र द्वारा वो शरीर से बाहर निकल जाता है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कभी भी रिवर सिस्टम को बाधित मत करो, ज़्यादा फैटी खाना मत खाओ, ज़्यादा जंक फूड मत लो, नहीं तो शरीर नहीं तो आपके लिए कुछ भी नहीं। इसलिए शरीर से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप खाना क्या खाते हो उस पर हमेशा ध्यान दीजिए प्लीज। आगे कहता है कि द डाइजेस्टेड फूड ऑब्जर्व्ड बाय द वॉल ऑफ इलियम, ठीक है, विच एसेसरी डाइजेस्ट ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, द पेंक्रियाज। विच एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सा है और ह्यूमन बॉडी में, तो पेंक्रियाज है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। स्टोमक है, वो तो खाना इकट्ठा होता है। बकल कैविटी, लीवर, ठीक है, तो उसमें है पेंक्रियाज जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जिससे कि पेंक्रियाज से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। विच रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में एटीपी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी, है ना। एटीपी क्या होता है, मीन्स एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर पे सिंथेसिस होता है, एडीपी से बनता है। इसको बाद में देखते हैं दोस्तों, देख के इसको बताऊंगा। विच रेज स्ट्राइक ऑन द अर्थ ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, तो अल्ट्रा वायलेट रे। विच रे स्ट्राइक ऑन द अर्थ ड्यू टू डिप्लेशन, मतलब टूट जाता है ओजोन लेयर, तो कौन सा रे अर्थ पे आ जाता है, तो अल्ट्रा वायलेट रे। तो अल्ट्रा वायलेट रे जो पृथ्वी पर आ जाता है तो क्या नुकसान है, उससे स्किन डिजीज होता है। द लेंथ ऑफ वन हेलिक्स इन डीएनए इज 34 ए। ये क्या है, मेजरमेंट का स्केल है डीएनए का लंबाई नापने का। 44 क्रोमोजोम किसमें होते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में। एवरेज साइज ऑफ ह्यूमन जीन इज, तो 40,000 बीपी। बीपी क्या है, एक साइज नापने, जीन के साइज नापने का स्केल है, तराजू है, पैमाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट वुड बी मोस्ट अबेंडेंट इन द डाइट ऑफ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, तो कहते हैं माल्टोज। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट वुड बी मोस्ट अबेंडेंट इन द डाइट ऑफ द स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, के डाइट में सबसे ज़्यादा मिलता है माल्टोज, जो कि एक क्या है, एक शुगर का टाइप है। लैक्टोज दूध में पाया जाता है, माल्टोज गेहूं में पाया जाता है, एमिलोज और सेलुलोज, ठीक है, फ्रूट में पाया जाता है, फ्रुक्टोज। तो ये सब क्या है, शुगर का टाइप है। तो सबसे ज़्यादा अनाज में कौन सा पाया जाता है, गेहूं में माल्टोज। What will be the measure of refractive angle when incident angle becomes critical angle, तो 90 डिग्री। What will be the measure of refractive angle when the incident angle becomes critical angle,
तो 90 डिग्री। व्हाट विल द मेजर ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल व्हेन इंसिडेंट एंगल बिकम क्रिटिकल एंगल, तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, रे का रिफ्रैक्शन बोलता है, जो मान लो दीवार है तो इससे टकराएगा तो इससे 90 डिग्री का एंगल बना करके वो जाता है। उसके बाद बोलता है दोस्तों कि वेलोसिटी ऑफ, अब साइंस से क्वेश्चन आना शुरू हो गया। साइंस से कितने क्वेश्चन आते हैं? 20। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, तो 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितना जाएगा? लाइट का वेलोसिटी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर कवर करेगा। सुखोई जा रहा है, सुखोई का यहाँ एयरबेस से पुणे, इसलिए उसका आवाज़ आ रहा। अभी वो चला जाएगा तो आवाज़ शांत हो जाएगा। तो दोस्तों कहता है विच कलर इज डिवाइएटेड मैक्सिमम इन द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्रिज्म। तो वायलेट रे है जो इसका मैक्सिमम ये होता है, डिवाइएशन होता है, मैक्सिमम ये बेंड करता है। तो विबग्योर, विब मतलब वायलेट से शुरू होता है, विबग्योर 7 रंग को इंद्रधनुष को विबग्योर द्वारा बताते हैं, या बैनिया पिनाला। तो सबसे ऊपर क्या है? बैगनी रंग है, वायलेट है। विबग्योर में भी सबसे ऊपर क्या है? वायलेट है। उसके बाद द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल इज, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज, तो उसको नापते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को वोल्ट में नापते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को किस में नापते हैं? वोल्ट में नापते हैं। तो पोटेंशियल को किस में नापते हैं? बिजली के पोटेंशियल को वोल्ट में। वाट में उसको पावर नापते हैं, जूल में उसकी एनर्जी नापते हैं, एम्पियर में भी उसके पावर को नापते हैं। सॉरी, किसके पावर को? तो बिजली के पावर को। मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम इन सोलोनॉइड ऑन द एक्सिस पे, सोलोनॉइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होते हैं। विच फॉर्म इज कंसीडर्ड एज द ऑप्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी का ऑप्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। विच स्टेट ऑफ इंडिया यूजेज जियोथर्मल एनर्जी, तो जियोथर्मल एनर्जी गुजरात यूज करता है। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? जैसे पनबिजली घर, जैसे नदी से डैम बनाए और डैम हाइट बढ़ा दिया जाता है, कुछ रहेगा पानी नीचे से गिरेगा, नहीं तो बांध ही टूट जाएगा, बांध के ऊपर से पानी गिरेगा, बाकी टरबाइन पे गिरेगा, टरबाइन घूमेगा और घूम के वहाँ मैग्नेट लगा रहेगा, बिजली पैदा होगा। पूरे गाँव को, पूरा शहर को, पूरा स्टेट को, पूरे कंट्री को बिजली सप्लाई करो यार फ्री में। एक बार खाली बांध बनाने की ज़रूरत है, तब ना पानी उस पर गिराओगे। उसके बाद बड़ा बांध बना दिए तो 12 आ जाएगा, इसलिए छोटे छोटे बांध बनाना चाहिए। विच एनर्जी सोर्स इज नॉट कनेक्टेड टू द सन, तो पेट्रोलियम है जो सन से नहीं मिलता है, बायोगैस सन से मिलता है, कनेक्टेड है ना। हाइड्रल एनर्जी कनेक्टेड, न्यूक्लियर एनर्जी कनेक्टेड है। सोर्स इज नॉट कनेक्टेड टू द सन। पेट्रोलियम जो है वो तो धरती के नीचे से मिलता है, ठीक है। बायोगैस गोबर से मिलता है। तो ये बायोगैस सन से कैसे कनेक्टेड है? सन नहीं है तो पौधा नहीं, पौधा नहीं तो गाय भैंस नहीं, गाय भैंस नहीं तो गोबर नहीं, गोबर नहीं तो बायोगैस नहीं। हाइड्रोजन पावर था, हाइड्रोजन जो पावर है उसमें पानी चाहिए, तो सन नहीं है तो बारिश नहीं, बारिश नहीं तो पानी नहीं। सन ही मेल्ट करता है ना किसको? पहाड़ पे चोटी पे जो बर्फ है उसको। न्यूक्लियर एनर्जी, तो सन में ही न्यूक्लियर विस्फोट होता है,
तो यहाँ भी न्यूक्लियर विस्फोट होता है। सन से किसी तरह इनडायरेक्ट कनेक्टेड है, लेकिन पेट्रोलियम एनर्जी किसी तरह कनेक्टेड नहीं है। ड्यू टू विच प्रोसेस स्टार आर सेल्फ ल्यूमिनस, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। उसमें फ्यूजन में क्या होता है कि दो न्यूक्लियर विस्फोट होता है तो इकट्ठे हो जाते हैं। और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, जो हिरोशिमा नागासाकी या मानव जो न्यूक्लियर विस्फोट करता है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, बम छोड़ता है तो वो चैन विस्फोट होकर बिखराव होता है उसको। और न्यूक्लियर फ्यूजन सन में होता है वो इकट्ठे होते हैं। Which system is employed for manufacture of NH3 by Haber's process? The closed system. Geothermal energy is produced from earth. ठीक है। उसके बाद है कि which system is employed for manufacture of NH3 by Haber's process? तो वो है closed system. When does the rate of reaction increase? On increase the pressure of system. When does the rate of reaction increase? On increase of pressure of the system. प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्शन बढ़ेगा। क्या रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन होगा तेज से होगा। डिक्रीज द प्रेशर तो केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाएगा। डिक्रीज द टेम्परेचर तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन है स्लो हो जाएगा। व्हेन द कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स डिक्रीजेज तो रिएक्शन भी स्लो हो जाएगा। और इसके विपरीत होगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। जैसे इंक्रीज प्रेशर होगा तो इंक्रीज रिएक्शन होगा, फास्ट रिएक्शन। टेम्परेचर बढ़ेगा, फास्ट रिएक्शन। कोलिजन बिटवीन द मोलिक्यूल्स बढ़ेगा तो फास्ट रिएक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज ब्राइन? द कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ कंसेंट्रेटेड क्या सोडियम क्लोराइड NaCl इज ब्राइन। विच सब्सटेंस इज यूज्ड एज फॉर एक्सटिंग्विशर? तो वो होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर। क्या करता है इसको? वो किसी आग को कवर कर देगा, ऑक्सीजन से संपर्क कर देगा, आग बुझ जाएगा। 94 क्वेश्चन, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट इज कॉल्ड डेड वर्न्ट प्लास्टर। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट इज कॉल्ड डेड वर्न्ट प्लास्टर। विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेबोरेटरी ग्लास? तो यह है पायरेक्स ग्लास। लेबोरेटरी में जो ग्लास बनाते हैं वो पायरेक्स ग्लास से बनते हैं। विच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील? विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील? आयरन, क्रोमियम और निकेल। विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील? तो कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है स्टेनलेस स्टील में? तो आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है। विच कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट NaBH4 नहीं होता है ना। विच मेटल इज ऑब्टेन्ड इन लिक्विड स्टेट? तो गैलियम है, लिक्विड में पाया जाता है। सोडियम हमेशा सॉलिड में, टीन सॉलिड में, मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर पे, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे सॉलिड होता है। कौन सा? यूरेनियम, टीन और सोडियम, है ना। और लिक्विड में कौन होता है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे? तो पानी होता है, लेकिन पानी यहाँ है, ऑप्शन है गैलियम, तो गैलियम लिक्विड पाया जाता है। जैसे किरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया। पेट्रोल तो उड़ जाता है, किरोसिन, डीजल, दूध, पानी, ये सब लिक्विड, गैलियम, ये सब लिक्विड नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में पाया जाता है। विच इज़ द लेस रिएक्टिव मेटल? तो मैग्नीशियम। हाईली रिएक्टिव मेटल? तो पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम। लेस रिएक्शन कम करता है वातावरण में तो मैग्नीशियम, इसलिए मैग्नीशियम का लेयर चढ़ाया जाता है तार के ऊपर। विच एंजाइम इज यूज टू कन्वर्ट ग्लूकोज टू इथेनॉल? तो एंजाइमस है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में बदल देता है। इस तरह से दोस्तों हम 100 क्वेश्चन जनरल नॉलेज को
ख़त्म कर दिए। आप इसे ज़रूर देखिए, आपको फ़ायदा होगा। अगला है पार्ट 2, 2013 में आया हुआ लॉ का क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मेरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय।